गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि हम कल स्त्रियों की शिक्षा तथा लैंगिक शिक्षा के प्रतिमान के विस्थापन के विषय में अध्ययन कर रहे थे, इसमें कल हमने शिक्षा के अभिकरण, स्त्री शिक्षा तथा लैंगिक शिक्षा का इतिहास और स्त्री शिक्षा तथा लैंगिक शिक्षा के प्रतिमान के विषय में अध्ययन किया था। तो आज हम इससे आगे 19वीं शताब्दी में स्त्री शिक्षा तथा लैंगिक शिक्षा की स्थिति के विषय में आगे पढ़ेंगे। भारत को आधुनिक शिक्षा ब्रिटिश शासन की देन है। भारत में व्यापारिक हितों के लिए डच, डेन, पुर्तगाली, फ्रांसीसी तथा अंग्रेज आए, जिसमें सर्वाधिक सफलता अंग्रेजों को प्राप्त हुई। प्रारंभ में अंग्रेजों ने भारत में अपने व्यापारिक हितों की पूर्ति पर ध्यान नहीं दिया, परंतु बाद में जब भारतीय शासन की बागडोर ही उनके हाथों में आ गई, तो प्रशासनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भारत में उन्होंने शिक्षा के प्रचार व प्रसार का प्रारंभ किया। सन 1813 ईस्वी में शिक्षा के लिए सरकारी राजस्व से खर्च करने की नीति की घोषणा की गई। 1881 में कलकत्ता में मदरसा तथा बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। इस समय भारत में अंग्रेजों की स्थिति अत्यंत दयनीय दशा थी और सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह निषेध आदि कुप्रथाएं प्रचलित थी, जिसमें स्त्रियों को समाज में पुरुषों की अपेक्षा हीन दृष्टि से देखा जाने लगा था। स्त्रियों की अशिक्षा और अज्ञानता के बंधनों में जकड़ी हुई थी। उनके लिए न तो पृथक विद्यालय थे, न ही उनकी शिक्षा की समुचित व्यवस्था ही थी, परंतु स्त्रियों की इन निम्न स्थिति में सुधार लाने के लिए 19वीं शताब्दी में अत्यधिक निर्णायक सिद्ध हुई। स्त्री शिक्षा तथा स्थिति सुधार के लिए 3 स्तरों पर कार्य किए गए। पहला, मिशनरियों ने व्यक्तिगत प्रयास किए। दूसरा, भारतीय समाज सुधारकों तथा स्वतंत्रता आंदोलनकारियों ने प्रयास किए। तीसरा, अंग्रेजी सरकार ने प्रयास किए। ब्रिटिश मिशनरी भारत में अपने धर्म और शिक्षा का प्रचार प्रसार करने हेतु लालायित रहते थे। सन 1821 में मिस कुक भारत आई और आते ही उन्होंने 8 बालिका विद्यालयों की स्थापना की तथा 1823 तक 14 और बालिका विद्यालयों की स्थापना की गई। मिशनरियों ने इन कार्यों से प्रभावित होकर भारतीयों ने इस क्षेत्र में कार्य किए, जिसमें पूना में महात्मा बाई फूले ने एक बालिका विद्यालय की स्थापना की, जिसमें वे और उनकी पत्नी पढ़ाते थे। 1849 में कलकत्ता में भी वेश्यून ने एक बालिका विद्यालय की स्थापना की। इसके पश्चात राजा राम मोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कलकत्ता में कई बालिका विद्यालयों की स्थापना की। 1851 तक ईसाई मिशनरियों ने भी 371 बालिका विद्यालयों की स्थापना की, जिसमें 11,292 बालिकाएं शिक्षा ग्रहण कर रही थी। 1850 में सर्वप्रथम स्त्री शिक्षा के प्रसार हेतु सरकार ने सहायता प्रदान की। उस समय अंग्रेजों द्वारा चलाए जा रहे विद्यालयों को भारतीय समाज सुधारकों राजा राम मोहन राय आदि ने सहयोग दिया। लाल डलहौजी ने भी स्त्री शिक्षा का समर्थन किया तथा यह माना कि यह एक प्रमुख कार्य है जिसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। स्त्रियों की सामाजिक स्थिति जब तक सुदृढ़ नहीं होगी, तब तक किसी भी प्रकार का परिवर्तन और विकास करना कल्पना मात्र ही है। और इस हेतु अंग्रेजों ने 19वीं शताब्दी में स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में जागृति लाने, उनकी दशा सुधारने और उनके लिए प्रयास करने के लिए
भारतीय ने भी योगदान दिया। 1854 में शिक्षा सुधार के पश्चात स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी उन्नति हुई तथा स्त्रियों की शिक्षा विशेषतः प्राथमिक शिक्षा विद्यालय एवं कई संस्थाओं में बालिका शिक्षा मुक्त हस्त से अनुदान किया गया। अंग्रेज महिला समाज सुधारक मेरी कॉर्पेटर ने भी यह अनुभव किया कि विद्यालय शिक्षा के साथ साथ महाविद्यालय की शिक्षा भी आवश्यक है। उनके प्रयासों से महिलाओं के लिए प्रशिक्षण महाविद्यालय स्थापित किया गया। इन प्रयासों के फलस्वरूप सन 1854 में शिक्षा के लिए मद्रास चेन्नई में विद्यालय की संख्या 256 हो गई और मुंबई में 65, बंगाल में 288 और उत्तर पश्चिमी प्रांतों में 17 थी। उस परिपत्र के द्वारा सरकार ने स्त्री शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता करने का वचन दिया और सीधी कार्यवाही करने का भी वचन दिया। सन 1882 तक लड़कियों के लिए 2600 प्राइमरी स्कूल, 81 सेकेंडरी स्कूल और 15 शिक्षण संस्थाएं और कॉलेज की स्थापना हो चुकी थी। आयोग का गठन प्राथमिक शिक्षा के विकास तथा विस्तार की जानकारी के लिए साथ साथ उनके सुझाव भी प्रस्तुत किए गए। हंटर आयोग ने यह सुझाव दिया कि पब्लिक फंड का अधिकांश भाग नारी शिक्षा में लगाना चाहिए। उसके लिए उत्तरतापूर्वक सहायता अनुदान करना चाहिए। साथ ही आयोग ने देशी शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, सहायता अनुदान व्यवस्था, मुस्लिम शिक्षा, अनुसूचित जाति जनजाति, पहाड़ी जनजातियों की शिक्षा और स्त्री शिक्षा पर अपने सुझाव प्रस्तुत किए। हंटर आयोग ने स्त्रियों की शिक्षा की धीमी गति पर खेद व्यक्त करते हुए कहा और सुझाव भी दिया कि सभी प्रकार के पब्लिक फंडों स्थानीय तथा प्रांतों के समान अनुपात में लड़कियों व लड़कों के विद्यालय में सहायता प्रदान की जानी चाहिए। लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। सरकार ने प्राइवेट कन्या स्कूलों को स्वतंत्र अनुदान, महिलाओं शिक्षिकाओं को अनुदान, कन्या प्राथमिक विद्यालयों में सरल पाठ्यक्रम लागू किया। महिलाओं हेतु विद्यालय की स्थापना की गई तथा बालिका की शिक्षा हेतु पृथक निरीक्षालयों की स्थापना की जानी चाहिए। अंग्रेज सरकार के साथ साथ समाज पारसियों तथा भारतीय ईसाइयों ने भी लड़की के लिए विद्यालय खोलने की होड़ लग गई। परिणामतः 1902 के अंत तक 12 महिला कॉलेज, 468 सेकेंडरी विद्यालय और 5650 प्राथमिक विद्यालय, 45 प्रशिक्षण संस्थाएं स्त्रियों के लिए स्थापित हो चुकी थी। सन 1901-2 में 76 मेडिकल कॉलेज भी खोले गए और 166 मैकेनिकल स्कूल भी थे। 20वीं शताब्दी में स्त्री शिक्षा तथा लैंगिक शिक्षा की स्थिति। सन 1902 से 1921 तक के काल में शिक्षा के प्रति काफ़ी जागरूकता उत्पन्न हो चुकी थी। 1904 में श्रीमती एनी बेसेंट ने बनारस के सेंट्रल हिंदू बालिका विद्यालय की स्थापना की। 1916 में दिल्ली में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई, जो भारत का प्रथम महिला मेडिकल कॉलेज है। इसी वर्ष मुंबई में भी महिला महाविद्यालय की स्थापना की गई। 1917 में एनी बेसेंट की अध्यक्षता में भारतीय महिला संगठन की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य मुख्यतः नारी शिक्षा को प्रसारित करना था। इस काल में 19 महाविद्यालय, 675 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तथा 21,956 प्राथमिक विद्यालय थे। बालिकाओं की शिक्षा में प्रगति उनकी विवाह की आयु बढ़ाने में भी सहायता प्रदान की गई, क्योंकि बाल विवाह के कारण उनको शिक्षा से वंचित कर दिया जाता था। इस काल में प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सक्रियता बढ़ी। कॉलेज शिक्षा में विशेष प्रगति नहीं हुई। महात्मा गांधी ने स्त्री शिक्षा
और स्वतंत्रता आंदोलन में भी स्त्रियों की भूमिका पर बल दिया। स्त्रियों को पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए आवाज़ उठाई, जिसका प्रभाव स्त्रियों की दशा पर पड़ा। सन 1936 में इन्होंने अखिल भारतीय स्त्री संघ की स्थापना की तथा इसके माध्यम से अपनी मांगों को बुलंद किया और राजनीतिक जागरण के कारण भी स्त्रियों की सामाजिक दशा में सुधार आया। 1937 में प्रांतों में अखिल भारतीय मंडल बने और उनकी समय समय पर महात्मा गांधी ने देश के सम्मुख बेसिक शिक्षा योजना भी प्रस्तुत की। परिणामतः प्राथमिक स्तर पर लड़कियों की शिक्षा का प्रसार हुआ। 1946-47 में 28,196 बालिका शिक्षा संस्थाओं की स्थापना हुई, जिनमें 21,679 प्राथमिक विद्यालय, 2,370 माध्यमिक विद्यालय और 4,288 व्यावसायिक तथा तकनीकी संस्थाएं, 59 आर्ट्स तथा विज्ञान के कॉलेज थे, जिनमें पढ़ने वाली छात्राओं की संख्या लगभग 42 लाख थी। सन 1947 में 50% बालिकाएं मिश्रित विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर रही थी, जिससे ज्ञात होता है कि सह शिक्षा की प्रवृत्ति का विकास एवं लैंगिक भेदभाव में कमी आई। नेक्स्ट हमारा है विभिन्न आयोगों के सुझाव। भारतीय शिक्षा में सुधार लाने के लिए सर्वप्रथम स्वतंत्र भारत में 1948-1949 में राधाकृष्ण आयोग के अंतर्गत जो उच्च शिक्षा पर सुझाव लिए गए वो इस प्रकार हैं। इससे संबंधित विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इसका गठन किया गया और आयोग ने स्त्री शिक्षा को गंभीरता से लेते हुए इस विषय पर सुझाव दिए। नंबर 1, स्त्रियों की शिक्षा में वृद्धि करने हेतु उनको शिक्षा के अधिक से अधिक अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। नंबर 2, स्त्री और पुरुषों की शिक्षा एक समान न हो अपितु उनकी भी अभिरुचि पाठ्यक्रम के अनुरूप हो, इसका निर्माण किया जाना चाहिए। बालिकाओं हेतु शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। महिलाओं तथा पुरुषों को अध्यापकों को समान रूप से वेतन दिया जाना चाहिए। कॉलेज स्तर पर सह शिक्षा का प्रोत्साहन होना चाहिए। इस प्रकार से देश में 100 से भी अधिक महिला महाविद्यालय थे। पंचवर्षीय योजनाओं के संचालन द्वारा स्त्री शिक्षा की प्रगति तथा उनकी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक इत्यादि उन्नति का कार्य योजनाबद्ध रूप से संपन्न किया जाने लगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951-56 में स्त्री शिक्षा के लिए विशेष प्रावधान किए गए। मुदालियर आयोग का गठन 1952 में प्राथमिक शिक्षा के पुनर्गठन के लिए ए. लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में मुदालियर आयोग का गठन किया गया। आयोग का मानना था कि माध्यमिक स्तर पर स्त्रियों तथा पुरुषों दोनों की शिक्षा समान रूप से होनी चाहिए। स्त्री विषयों आयोग द्वारा निम्न प्रकार से सुझाव दिए गए। नंबर 1, स्त्री तथा पुरुषों की समान शिक्षा की व्यवस्था। नंबर 2, बालिकाओं में पाठ्यक्रम गृह विज्ञान, शिल्प, गृह उद्योग, संगीत एवं चित्रकारी को स्थान दिया गया। नंबर 3, सह शिक्षा संस्थाओं में महिला शिक्षकों की नियुक्ति का सुझाव दिया गया। नंबर 4, महिलाओं को महाविद्यालयों में पर्याप्त सुविधाएं प्रदान की गई। इस प्रकार से आयोग ने महिलाओं के सामाजिक तथा आर्थिक स्वावलंबन की भूमिका निभाई।